नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और सीधे न्यूज रूम से मैं आपसे मुखातिब हूं सुकन्या सिंह। चलिए न्यूज 18 अपडेट में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। ये बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मीतू सिंह से थोड़ी देर में, जी हां, मीतू सिंह थोड़ी देर में ईडी दफ्तर पहुंचेंगी। तो बता दें कि ईडी के सामने सुशांत की बहन पहुंचेंगी। मीतू सिंह थोड़ी देर में ईडी दफ्तर पहुंचेंगी। मीतू सिंह को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। सुशांत के अकाउंट से पैसों की निकासी का ये पूरा मामला है। सुशांत के परिवार ने 18 करोड़ रुपए होने का दावा किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां एक और तो सुशांत मामले में आज सुप्रीम फैसला आना है, लेकिन इन सब के बीच ईडी की अब पूछताछ अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। एक और तो रिया चक्रवर्ती और उसके परिजनों से, उनके करीबियों से भी पूछताछ चल रही है। लेकिन इन सब के बीच सुशांत की बहन मीतू सिंह थोड़ी देर में ईडी दफ्तर पहुंचेंगी और यही इस वक्त की बड़ी खबर है। मीतू सिंह को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। सुशांत के अकाउंट से पैसों की निकासी का ये पूरा मामला है। तकरीबन 18 करोड़ के ट्रांजैक्शन की बात कही जा रही है। तो सुशांत केस में आज सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी तय करने वाली है। थोड़ी ही देर में सुनवाई होगी। और इन सब के बीच अगर ईडी की बात करें तो सुशांत के अकाउंट से करोड़ों की निकासी की जांच शिद्दत से ईडी कर रही है। और आज ईडी ने सुशांत की बहन मीतू सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो इससे पहले रिया चक्रवर्ती, उनके भाई, उनके पिता से पूछताछ हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर आपको बताएं, सुशांत केस से जुड़ी है अगली बड़ी खबर है। सिद्धार्थ पिठानी भी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के सहयोगी हुआ करते थे। उन्हीं के साथ उनके बिल्डिंग में रहते थे। पहले तल्ले पे जहां सुशांत रहते थे, वहीं नीचे की मंजिल पे सिद्धार्थ पिठानी रहते थे। और सबसे पहले सुशांत की बॉडी नीचे उतारने वाले सिद्धार्थ पिठानी ही थे। वो भी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। सुशांत के करीबी है सिद्धार्थ पिठानी। पहले सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के अंदर इंटर्नशिप किया करते थे और उसके बाद किसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, कामकाज चल रहा था और उनसे भी ईडी आज पूछताछ करेगी। ईडी दफ्तर सिद्धार्थ पिठानी पहुंचे हैं। सागर कुलकर्णी हमारे संवाददाता इस खबर पर मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो एक और तो आज खबर है कि मीतू सिंह, सुशांत की बहन, भी ईडी दफ्तर पहुंचेंगी, उनसे भी पूछताछ होगी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सिद्धार्थ पिठानी का नाम भी लगातार चर्चाओं में रहा है। वो भी ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं, उनसे भी पूछताछ होनी है। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंची है और ताजा अपडेट ईडी दफ्तर से क्या कुछ आ रहा है, बताइए। लगभग आज सुबह 9:30 बजे श्रुति मोदी, जो फाइनेंशियल मैनेजर है सुशांत सिंह की एक समय में देखती थी, वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। उनकी लगभग 2 घंटे से पिछले पूछताछ चल रही थी। अभी कुछ समय पहले ही सिद्धार्थ पिठानी भी यहाँ पे आ चुके हैं, उनकी भी जांच चल रही है। क्योंकि आपको तो पता है कि सुशांत सिंह और सिद्धार्थ एक अच्छे करीबी दोस्त माने जाते थे, उनके काफी अच्छे संबंध थे। तो इस मामले में जब हादसा हुआ उसके बाद जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के आरोप किए गए सुशांत के पिताजी की ओर से, इस मामले में पूरी जांच सिद्धार्थ की ओर से भी ली जा रही है। उनके भी स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। आज एक तो बताया जा रहा है कि जो रिया चक्रवर्ती और उनके फैमिली ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें क्रॉस क्वेश्चंस सिद्धार्थ को पूछा जाएगा, उसका जवाब सिद्धार्थ क्या देते हैं देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ उनकी सुशांत की बहन भी जो मीतू है, उनको भी आज बुलाया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ समय पहले ईडी के जो ये पूरी जांच करने वाले जो अफसर है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि ये पूछताछ चल रही है, जब कुछ फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा तो बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज श्रुति मोदी से फिर एक बार फाइनेंशियल के बारे में स्टेटमेंट की जांच हो रही है और दूसरी तरफ सिद्धार्थ, इनकी भी जांच हो रही है। जो सिर्फ दोस्तों के बीच कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ चर्चा हुई थी क्या, एक्चुअल उसके बारे में कुछ उनके पास सबूत है क्या, इसकी जांच ईडी आज करेगी, ऐसा दिखता है। चलिए, तो अभी उम्मीद ये कि थोड़ी देर में सिद्धार्थ पिठानी यहां पर पहुंचेंगे, उनसे पूछताछ होगी। इसके अलावा मीतू से भी पूछताछ आज होने की संभावना है। मीतू सिंह जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी जैसे ही कोई अपडेट ईडी दफ्तर से आपसे आएगी तो हम सीधे आपसे जुड़ेंगे और सबसे पहले अपडेट जानकारी अपने दर्शकों को न्यूज 18 बिहार झारखंड के जरिए दिखाएंगे।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुशांत केस में ईडी की पूछताछ चल रही है। श्रुति मोदी से सवाल जवाब का दौर चल रहा है। बता दें कि कल भी 10 घंटे पूछताछ हुई थी। रिया की पूर्व मैनेजर है श्रुति मोदी और ईडी के निशाने पर श्रुति मोदी भी है, उनसे भी सवाल जवाब किया जा रहा है और कल भी इनसे 10 घंटे की पूछताछ हुई थी। रिया की पूर्व मैनेजर है श्रुति मोदी और बता दें कि पूरा मामला जो है 15 से 18 करोड़ के ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। सुशांत के परिजन, परिवार वाले, चाहे पिता हो चाहे बहन हो, कई तरह के आरोप लगा रही है और इसी पूरे मामले पर ईडी की जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। श्रुति मोदी से फिलहाल सवाल जवाब का दौर चल रहा है। कल भी श्रुति मोदी से 10 घंटे पूछताछ हुई थी। रिया की पूर्व मैनेजर है श्रुति मोदी। तो बता दें कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हैं और उन्हीं की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ चल रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। आज ईडी दफ्तर में श्रुति मोदी से पूछताछ हो रही है। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो श्रुति मोदी निकली है अपनी गाड़ी से, ईडी दफ्तर जा रही हैं। सफेद कपड़ों में मास्क पहने श्रुति मोदी पहुंची हैं और बताएं कि रिया चक्रवर्ती जो है उनकी पूर्व मैनेजर है श्रुति मोदी। इनसे भी पूछताछ हो रही है। कल भी 10 घंटे तक पूछताछ चली थी और आज भी इनसे अभी पूछताछ चल रही है। तो दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां ईडी के सामने पेशी चल रही है, पूछताछ का दौर चल रहा है। और अगर आज की बात करें तो श्रुति मोदी से पूछताछ हो रही है। एक और तो ईडी की पड़ताल अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, सवाल जवाब का दौर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक व्हाट्सएप मैसेज जो है वो लगातार वायरल हो रहा है। बता दें कि ये व्हाट्सएप मैसेज सुशांत के पिता का है, जो उन्होंने रिया चक्रवर्ती को और श्रुति मोदी को भेजा है और इस मैसेज में दिखती है साफ लाचारी सुशांत के पिता की। चलिए पूरी रिपोर्ट देखते हैं, मामले को समझते हैं। मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे कर्ज और उसे भी तुम देखती हो। वह भी किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाह रहा था। सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूं, फ्लाइट का टिकट भेज दो। जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसका देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। तो चलिए, ये तो बात हुई ईडी की और सुशांत के पिता के वायरल व्हाट्सएप मैसेज की। लेकिन अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे सबसे अहम खबर की, सुशांत सिंह राजपूत मामले की। जी हां, इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम सुनवाई होनी है और जिसके बाद बताया जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की पड़ताल आखिर कौन करेगा। बता दें कि इसकी जांच कौन करेगा, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद सीबीआई को सुशांत केस ट्रांसफर किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगेगी या नहीं, ये भी तय हो जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार के बीच इस बात को लेकर खींचतान का आलम है कि इस केस की सीबीआई से जांच कराई जाए या नहीं। बिहार सरकार ने जहां केस की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है, वहीं महाराष्ट्र सरकार लगातार सीबीआई जांच से भाग रही है और मुंबई पुलिस की जांच को सही बता रही है। इधर इस मामले पर आरोपी रिया चक्रवर्ती भी सीबीआई जांच का विरोध कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने कल ही सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दायर किया और केस को लेकर कई सवाल उठाए हैं। ऐसे में आज सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई काफी अहम हो रही है, क्योंकि इस मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती ही पहुंची थी। उन्होंने पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी और बाद में बिहार सरकार की सिफारिश पर पटना में दर्ज एफआईआर को सीबीआई को सौंप दिया गया। तो
अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में एक ऐसे बारात की, एक ऐसे दूल्हे की तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर सब हैरान परेशान है। जी हां, बिहार बाढ़ से परेशान है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच बारात जो है वो नाव से पहुंची है और दूल्हे भी नाव पर बैठे हुए हैं। तस्वीर हम आपको मुजफ्फरपुर से दिखा रहे हैं, जहां दूल्हे के लिबास में सजे धजे बैठे आपको दूल्हा नजर आ रहे हैं। तो देखिए कि बेशक सड़कों पर चलने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन इन सब के बीच शादी भी हो रही है और नाव पर बैठकर दूल्हे पहुंच रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होगी, लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसी तस्वीर शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। मुजफ्फरपुर से शादी की ये अजीब तस्वीर दिखी। बाढ़ से घिरे गांव में दूल्हा नाव से बारात लेकर पहुंचे। दूल्हा खुद नाव पर सवार थे, जबकि बारातियों को बाढ़ के पानी के बीच होकर गुजरना पड़ा। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के भटंडी गांव की है। समस्तीपुर के ताजपुर के मूसापुर गांव से बारात आई। दरअसल दोनों पक्षों में शादी की तारीख बदलने पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद हसन रजा और मजदा खातून की शादी बाढ़ के पानी से घिरे गांव में ही हुई और इसी वजह से इस दूल्हे मियां को नाव पर बैठकर बारात लेकर पहुंचना पड़ा। आज जन्माष्टमी का दिन है और बेशक कहने को लोग कोरोना से परेशान हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बिरला मंदिर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां जन्माष्टमी को लेकर तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से इस बार मंदिर खाली है, लेकिन पटना के प्रसिद्ध बिरला मंदिर में पूजा की तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि यहां कृष्ण जन्माष्टमी कल मनाया जाएगा। इस मंदिर की तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के जो प्रसिद्ध मंदिर है बिरला मंदिर, यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा की यहाँ प्रतिमा है। वर्षों से यह स्थापित है और जो मान्यता है उसके मुताबिक इस मंदिर में पूजा अर्चना करने वालों की जो है हर मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि आज सबसे खास दिन है, कृष्ण भगवान का आज जन्माष्टमी है, तो ऐसे में जो भक्त हैं वो कोरोना के कारण यहाँ आ तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ गेट जो है वो दरवाजा खुला है, बाहर से दर्शन करके जो भक्त हैं वो जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है बिल्कुल से जो राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है सोशल डिस्टेंस से लेकर के मंदिर प्रांगण को बंद रखने का, उसका यहाँ पे अनुपालन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि जो पुरोहित हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, पूजा अर्चना जो है निर्धारित समय से की जाएगी। तैयारियां देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी कर ली गई है। हालांकि बिल्कुल ये अलौकिक नज़ारा है, इससे भी जो है विभिन्न दृश्य जो है वो आज के दिन देखने को मिला करता था। यहाँ पे भक्तों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन इस कोरोना काल में काफ़ी कुछ बदला है। उसी में से जो बदला है वो पूजा पाठ का तौर तरीका भी बदला है। भक्त जो है वो मंदिर नहीं आ सकते हैं, लेकिन अपने आराध्य को वो जो है उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और घर में ही चूंकि अत्यधिक लोग जो है वो जन्माष्टमी करते थे पहले भी और इस बार भी करेंगे। कैमरा पर्सन मनी के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो वैसे तो देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी फौजियों की होती है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं। इस दास्तान में फौजी आपको मजबूर नजर आएंगे। मजबूर देश के दुश्मनों से नहीं बल्कि सिस्टम से ये मजबूर हो गए हैं। पहले तो इनकी पिता की हत्या कर दी जाती है और लगातार न्याय की गुहार लगाने के बाद भी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और इन सब के बीच अब इनके पास एक ही रास्ता है कि नौकरी छोड़कर न्याय की मांग की जाए। चलिए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। देश की रक्षा के लिए सीमा पर लोहा लेने वाले सैनिक ने सीमा पर तो दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन अपने ही गांव में परास्त हो गए। 14 जून की रात बाइक सवार अपराधियों ने सेना के रिटायर्ड मेजर सियाराम यादव के घर में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पति था, आर्मी में नौकरी कर रहा था, 32 साल किया था। 3 लड़ाई लड़ा है, राष्ट्रपति को सर्टिफिकेट मिला हुआ है 3 को। अभी हम लोग का गाँव वाला मिलकर आदमी के रात को गोली मार दिया। पिताजी ने 32 साल नौकरी करने के बाद गांव में आए, समाज सेवा की, लेकिन फिर भी उनको घर में घुस के मार दिया गया। इस पे प्रशासन और शासन दोनों कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। इस कारण से हमको भी अपने परिवार की सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, जिस कारण मेरे को फौज से डिस्चार्ज दे के पूरा सर्विस किए बिना वापस यहाँ पर आ रहा हूँ कि मैं अपने परिवार की सुरक्षा कर सकूँ। परिजनों की माने तो हत्या जमीन विवाद में कर दी गई।
हत्या से कुछ दिन पहले अपराधियों ने धमकी दी थी, जिसकी शिकायत भर्राही ओपी में की गई थी। अब हत्या के बाद भी परिजनों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में परिवार की सुरक्षा के लिए सेना में काम करने वाले मृतक मेजर के बेटे को भी फौज की नौकरी छोड़नी पड़ रही है। इनका आरोप है कि पुलिस मामले को गलत दिशा में भटका रही है। 9 नामजद आरोपी में से पुलिस ने 4 लोगों का नाम अपने अनुसंधान में से हटा दिया है। गोली मारने वाले की पहचान भी अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे में डीएम से लेकर सीएम तक पत्र भेजकर परिवार वालों ने सीआईडी जांच की मांग की, लेकिन सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं। पुलिस हमारे केस को गलत तरीके पे भटका रही है, जिसके लिए हमने सीआईडी जांच के लिए मुख्यमंत्री को लिखा है, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। इसीलिए पुलिस की तरफ से हमको पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या लगता है? पुलिस का अनुसंधान सही दिशा में उसमें है। उसमें 1 या 2 गिरफ्तारी हुई है और उसमें कुछ लोग और चिन्हित हुए हैं जिन पर छापामारी की गई है, लेकिन अभी वो अपने जगह से मिले नहीं है, फिरार पाए जा रहे हैं। जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। देश की रक्षा करने वाले फौजी के परिवार की रक्षा पर ही प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। ऐसे में पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा है कि आखिर क्यों पुलिस फौजी परिवार को सुरक्षा का भरोसा नहीं दे पा रही है और परिवार को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। चलिए अब आपको हम खबर बताएंगे खगड़िया की, जहां मनसी थाना के एकनिया घाट की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बता दें कि ये वही एकनिया घाट है जहां पिछले हफ्ते नाव हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद प्रशासन अब सतर्क नजर आ रहा है और अब इस पूरे मामले पर सख्त रुख भी अख्तियार किया है। अवैध रूप से चल रहे नाव को जब्त किया गया है, वहीं नाव मालिकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, जबकि प्रशासन की तरफ से 118 सरकारी नावों का परिचालन हो रहा है। भविष्य में हादसा न हो इसके लिए घाटों पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। अलौलीगढ़ घाट पर नाव परिचालन का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय ने। खगड़िया में हुए नाव हादसे के बाद जिला प्रशासन ने नाव परिचालन को लेकर के कई एहतियात बरते हैं। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, ये अलौलीगढ़ घाट है, यहाँ से नाव का परिचालन होता है और प्रतिदिन यहाँ से लोग, कई पंचायत है यहाँ पे, वहाँ जाते हैं। यहाँ पे मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है जो इस बात को वो देखेंगे कि जो नाव पर ओवरलोडिंग नहीं हो, जो नाव चल रही है उसका परिचालन सही से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनसे बात करते हैं। ये मजिस्ट्रेट है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि कैसे आप लोग यहाँ परिचालन करवाते, कैसे इसको? सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक। अच्छा जी, और क्षमता मुताबिक ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए। जो नाव हादसा हुआ था उसके बाद से क्या अलर्ट आप लोगों को कैसे? अलर्ट यही सर मिला कि जो 5 बजे के बाद नाव नहीं चलवाना है। 5 बजे के बाद जो नाव चलवाएगा वो नाव मालिक पर और स्टाफ पर केस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नाव नहीं चलाते हैं 5 बजे के बाद। इस तरह से आपने सुना, यहाँ पे जो ओवरलोडिंग को रोकने के लिए यहाँ पे मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति की गई है और किसी तरह की कोई हादसा नहीं हो इसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा कई सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। चलिए अब बात कर लेते हैं गोपालगंज की, जहां बाढ़ से एक और तो 4 लाख की आबादी परेशान है, लेकिन 287 कम्युनिटी किचन प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे हैं। और जब हमारे संवाददाता यहां पर कम्युनिटी किचन का जायजा लेने पहुंचे तो उस दरमियान उन्होंने देखा कि एक कम्युनिटी किचन में बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी खुद खाना बना रहे हैं। मौके से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। भगवान बाजार का ये मिडिल स्कूल है और यहाँ पर देखेंगे कि जो बाढ़ पीड़ित है उनके लिए राहत कैंप बनाया गया है और हम यहाँ पर कुछ दिखाना चाहते हैं कि बाढ़ पीड़ितों के बीच में सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें राहत कैंप में खाना बनाया जा रहा है, उन्हें कम्युनिटी किचन के तहत खाना दिया जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पर एक जाँच देखने के लिए आ रहे हैं कि देखिए यहाँ पर खाना बन रहा है और खुद यहाँ पर जो भाजपा के विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष है मिथिलेश तिवारी, वो यहाँ खाना बना रहे हैं। आप देखिए कि वो यहाँ पर खुद बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना बना रहे हैं। हम खुद जाने की कोशिश करते हैं आखिर ये मामला क्या है। सर, अभी आप बाढ़ पीड़ितों के खाना बना रहे हैं? ये बैकुंठपुर में, ये चौटाहा में दलित बस्ती है। यहाँ अगल बगल में पासवान भाई लोगों की संख्या बहुत है और ये काफ़ी पीड़ित हैं। ये लोग 24 तारीख से ही ये पूरी तरह बाढ़ में डूबे हुए हैं और ये पूरा हमारा अपने 42 पंचायत जो हमारा बैकुंठपुर में उससे सबसे गरीब पंचायत है और आज अपने दलित भाइयों के बीच में खड़ा होकर के और उनके लिए खाना बना करके मैं बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। ये बात सही है कि बाढ़ का समय है, सभी लोग कष्ट में हैं, लेकिन जब एक विधायक भंसिया बन गया तो इन लोगों का आधा तकलीफ ऐसे ही दूर हो गया। इसलिए इन लोगों के मन के अंदर एक अच्छा भाव उत्पन्न हो। लेकिन जाहिर मैं स्वयं जाहिर तौर पर विधायक ये कहना है कि चूँकि दलित बस्ती है और यहाँ पर वो श्रमदान कर रहे हैं और श्रमदान के माध्यम से वो बाढ़ पीड़ितों का जो दर्द है वो खुद बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
कहीं जाइएगा मत, क्योंकि खबरें अभी और भी है, जल्द लौटेंगे। आपदा की घड़ी में अगर किसी का नुकसान होता है तो सरकार की तरफ से अनुग्रह राशि दी जाती है। कोरोना की इस त्रासदी में भी सरकार की तरफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, अनुग्रह राशि नहीं मिल पा रही है। जब हमने सरकारी महकमे से इस बारे में सवाल किया तो सफाई दी गई, वहीं विपक्ष पूरे मामले पर जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहा है। कोरोना संक्रमण से हुई मौत के लिए बिहार सरकार की ओर से परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। मुंगेर के मोहम्मद कैफ की कोरोना से हुई प्रदेश में पहली मौत के बाद परिजनों को इससे जुड़ी सरकारी राशि तो मिली, लेकिन उसके बाद के ज्यादातर मामलों में सरकारी मदद नहीं के बराबर ही मिली। ये हाल तब है जब कोरोना संक्रमण से बिहार में मरने वालों की संख्या 450 के करीब पहुंच चुकी है। आर्थिक संरक्षण विभिन्न मानकों के आधार पर दिया तो 8,538 करोड़ की राशि अब तक के खर्च की जा चुकी है। और ये स्वाभाविक रूप से चूंकि संक्रमण की चुनौती है, ऐसी स्थिति में आपदा प्रबंधन के द्वारा जो तयशुदा मानक हैं उसके अनुसार लोग विभिन्न जगहों पर अपना अप्लाई कर रहे हैं, जो जिला प्रशासन के यहाँ आवेदन दाखिल करना है, और इस संबंध में जो भी अद्यतन प्रगति होती है जिला प्रशासन त्वरित कार्रवाई करता है। तो बिहार सरकार के मंत्री भी मानते हैं कि मुआवजे को लेकर लोगों की दिलचस्पी कम है, लेकिन आपदा और संक्रमण के वक्त विपक्ष वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार ने बजाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और ये सरकार खुद ही भूल गई। तो सरकार को जो घोषणा सरकार करती है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा होता है, उस पर तो कम से कम अमल होना चाहिए जो जनता को लाभ मिल सके। अब तक कोरोना के इलाज को लेकर बिहार में सियासत तेज थी। अब कोरोना के संक्रमण के शिकार लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के नाम पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। ऐसे में सरकार के सामने समस्या ये है कि पहले कोरोना का इलाज करें या फिर लोगों के बीच मुआवजा बांटें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज़ 18 अपडेट के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।